I welcome all the students who are watching today's home class lesson. Dear students, आज हम इंग्लिश का एक ऐसा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स तो वाकिफ़ ही नहीं होते, जो थोड़ी बहुत वाकफियत उससे रखते हैं उनको पूरी तरह बात समझ में नहीं आती कि इसका मतलब है क्या। कहने का मतलब ये कि आप जब भी कोई इंग्लिश की बुक पढ़ते हो, अखबार पढ़ते हो, तो उस अखबार में बहुत सारे ऐसे वर्ड आपको नज़र आएंगे जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, और उन्हीं रिपीट होने वाले वर्ड्स में आपने ए, एन, द या कभी कभी इसको दी पढ़ते हैं तो उनको बार बार रिपीट होते देखा होगा। लेकिन आपने कभी इस पर या गौर किया नहीं, या फिर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको क्लियर हो गया होगा, लेकिन जिनको नहीं क्लियर हुआ है मैं उनसे मुखातब हूँ कि वो ये समझते हैं कि इनका अलग से कोई माना भी समझ में नहीं आता, इसका कोई मीनिंग भी नहीं निकलता है, तो फिर ये खामखा लगाने का मतलब क्या है। मिसाल के तौर पर हम ये देखते हैं, अगर लिखा हो बुक, ए बुक या द बुक, तो तीनों का मतलब हम किताब तो समझते हैं, लेकिन इसके साथ ए लग जाने से या दा लग जाने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है उसका पूरी तरह हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं है। या कभी हम देखते हैं एप्पल, एन एप्पल, दी एप्पल। जब हम इसको देखते हैं तो हमें एप्पल की बात तो समझ में आती है, लेकिन अलग अलग जगह पर कहीं एन लगा देना, कहीं दी लगा देना, ये हमें समझ में नहीं आता है। आज इसी को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ए, एन, द और दी, ये अरूफ़े मारूफ व तनकीर उर्दू में इनको कहते हैं, और आर्टिकल इनका इंग्लिश नेम है, इंग्लिश ग्रामर में इनको आर्टिकल कहते हैं। अब इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, इसको समझने की हम इस लेसन में कोशिश करेंगे। तो इनमें से जो दा है या दी है, तो पहले तो मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि ये दा पढ़ा जाए या दी पढ़ा जाए, स्पेलिंग तो एक जैसे हैं। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी पहचान मैं बताता हूँ, वो आप याद रखेंगे कि अगर इससे आगे वाला वर्ड जो शुरू हो रहा है तो वो अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो फिर इसको हम दा पढ़ेंगे, और अगर वो वावल से शुरू हो रहा है तो फिर इसको हम दी पढ़ेंगे। जैसे ए और एन का अलग अलग वावल और कॉन्सोनेंट साउंड का रूल है, इसी तरह इसको द और दी पढ़ने का रूल है। अगर वो वावल से शुरू हो रहा है तो फिर इसको दी पढ़ेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो फिर द पढ़ेंगे। तो ये तो हुई इसके पढ़ने की बात। अब ये इस्तेमाल कहाँ होता है, सबसे पहले इसी की हम बात करते हैं। द या दी ये आर्टिकल है, और इस आर्टिकल को हम कहते हैं कि ये डेफिनेट आर्टिकल है। आर्टिकल डेफिनेट और इनडेफिनेट दो किस्म के हैं। ये दी या दा जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट का मतलब हो गया पार्टिकुलराइज, स्पेसिफिक, यानी किसी चीज़ को मखसूस करने के लिए उसके साथ हम दा लगाते हैं। इस तरह जानी पहचानी कोई चीज़ है या जिसका पहले से ही जिक्र हो चुका है, तो उसकी दोबारा हम जब बात करते हैं तो उसको कुछ आइडिया ऐसा देकर बात की जाती है ताकि सुनने वाला ये समझ दे कि ये उसी चीज़ की बात हो रही है। जैसे हम कि द पेन आई हैव लॉस्ट यस्टरडे, वो पेन जो मुझसे खो गया था कल, तो द पेन यहाँ इस्तेमाल हम करेंगे। द पेन कहते ही हमें ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि ये आम पेन की बात नहीं हो रही है, ये उस पेन की बात हो रही है जो ऑलरेडी मेंशन है। या फिर हम इसको किसी ऐसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जो अच्छी तरह जानी पहचानी हो, या जिसकी हमें फ़ौरन कोई इंट्रोडक्शन या पहचान बतानी मकसूद हो, तो हम ये दा या दी लगाकर उसको मेंशन करते हैं।
जैसे हम जब ये कहते हैं दिस इज द पेन दैट यू गेव मी, ये वो पेन है जो आपने मुझे दिया था। किसी को हम जब याद करवाते हैं कि ये वही पेन है जो आपने मुझे दिया था, तो उस पेन को हमने पार्टिकुलराइज कर लिया, वो एक स्पेसिफिक पेन है, वो वेल नोन है, वो ऑलरेडी हम उसको जानते हैं जो दिया था उसने, कि हम कहते हैं दिस इज द पेन, ये वही पेन है जो आपने मुझे दिया था। तो या फिर इसका इस्तेमाल करने के लिए हम किसी कॉमन नोन से पहले इस्तेमाल करते हैं कॉमन नोन सिंगुलर, जब वो किसी अपनी क्लास या अपनी किसी उस किस्म को पूरी को जाहिर करता हो। बिफोर ए कॉमन नोन इन द सिंगुलर फॉर्म व्हेन इट डिनोट्स ए क्लास और काइंड, जब ये पूरी अपनी उस क्लास को या अपनी किस्म को जाहिर कर रहा हो, तो उस वक्त हम इसको द से शुरू करते हैं। जैसे हम कहते हैं द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल, कि शेर जंगल का बादशाह है। अब यहाँ लायन जो है, द लायन हमने क्यों कहा कि हर शेर जो है वो जंगल का बादशाह होता है। ये नहीं होता कि एक को इलेक्शन करके बादशाह बनता है, हर शेर को हम जंगल का बादशाह मानते हैं। लेकिन हम यहाँ लायन सिंगुलर बोल रहे हैं और उसको स्पेसिफिक बना रहे हैं कि हम वो उस जानवर की बात कर रहे हैं जो जंगल का बादशाह कहलाता है। और ये पूरी अपनी क्लास, लायन एक पूरी क्लास है, एक काइंड है, तो एक सेक्शन है, तो उसको जाहिर कर रहा है, तो इसलिए इसके साथ हमने दा लगाया। इंग्लिश में बहुत सारे रूल हैं जो आपको याद रखने हैं, कि जैसे मैंने आपको बताया कि कोई ख़ास चीज़ ज़ाहिर करनी है उसके से पहले हम दा लगाते हैं। फिर ये रूल है कि सीज़ हों, यानी समुद्रों के नाम हों, उनके से पहले दा का इस्तेमाल होता है। रिवर्स हों, कैनाल्स यानी नहरें हों, या डेजर्ट्स ये रेगिस्तान वगैरह हों, तो या ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, सिंगल आइलैंड नहीं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो होगा, जजीरों के का एक ग्रुप जो होगा, तो उससे पहले हम दा का इस्तेमाल करेंगे। या हम माउंटेन रेंजेस जो होती हैं, तो एक पहाड़ी सिलसिला जो होता है उससे का नाम लेने से पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं। ये रूल है, आपको याद रखना है। लेकिन सिंगल माउंटेन जो है, जैसे हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट, तो इस माउंट एवरेस्ट से पहले हमने, क्योंकि ये एक सिंगल माउंटेन टॉप है, तो इसके साथ नहीं लगेगा। ये इंग्लिश लैंग्वेज का एक रूल है। उसके बाद शिप्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, हॉली बुक्स हैं, हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स हैं, इनके साथ हम दा का इस्तेमाल करते हैं इनका नाम देते हुए। ये भी आप एक रूल याद रखोगे। या एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री जो होती है, सुपरलेटिव डिग्री, उससे पहले दा का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं द बेस्ट, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर, तो ये बेस्ट जो है गुड की थर्ड डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले दा का इस्तेमाल हम करेंगे। फिर प्रॉपर नॉन के साथ वैसे रूल ये है कि प्रॉपर नॉन जितने भी होते हैं उनके साथ दा का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे नॉन जितने नाम जितने भी हैं, हमीद, रशीद वगैरह वगैरह, तो इनके साथ हम नॉन का इस्तेमाल, ये दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन जब कोई प्रॉपर नॉन एज कॉमन नॉन इस्तेमाल होगा, तो उस वक्त इससे पहले हम दा का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब ये द शेक्सपियर जो है, शेक्सपियर वो जो एक ऑथर गुजरा है, वो यहाँ मकसद नहीं है। यहाँ हम किसी दूसरे को तशबीह दे रहे हैं शेक्सपियर से, तो जब उसको हमने एज कॉमन नॉन इस्तेमाल किया है, ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी हिंदुस्तान का शेक्सपियर माना गया उसको, तो वहाँ हम दा का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये तो थी डेफिनेट आर्टिकल द या दी की बात। अब हम चलते हैं दूसरी टाइप ऑफ आर्टिकल, यानी ए और एन। ए या एन का इस्तेमाल, ए और एन के इस्तेमाल को इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ये ए और एन जो है इनडेफिनेट आर्टिकल हैं, बिकॉज दे डू नॉट रेफर टू एनी पार्टिकुलर और डेफिनेट प्लेस, पर्सन और थिंग। इनडेफिनेट आपने टेंस में पढ़ा होगा, वो होता है प्रेजेंट का भी इनडेफिनेट होता है, पास्ट का और फ्यूचर का भी होता है। तो वो गैर मुतय्यन नहीं होता है, क्योंकि वो मखसूस नहीं बनाया होता है। यहाँ भी ये उन चीज़ों के साथ इस्तेमाल होता है कि जो कोई ख़ास पार्टिकुलर स्पेसिफिक नहीं होती हैं, तो इसलिए इनको नाम ही दिया गया है इनडेफिनेट आर्टिकल का। एक फ़र्क और याद रखेंगे आप डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल में, जो हमने अभी पहले डिस्कस किया है कि डेफिनेट आर्टिकल, उसके लिए कोई ये शर्त नहीं है कि वो सिंगुलर नाउन के साथ आएगा या प्लूरल के साथ आएगा। वो सिंगुलर के साथ भी आ सकता है, प्लूरल के साथ भी आ सकता है। लेकिन जहाँ तक ये इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन की बात है, ये आपने पहले भी पढ़ा है। इससे अलग आपने ये जब वावल और कॉन्सोनेंट पढ़े थे तो वहाँ भी आपने इसकी पहचान पढ़ ली थी कि इनको हम सिंगुलर नाउन के साथ ही इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल इतना आप ज़रूर याद रखेंगे कि कहाँ पर ए आता है और कहाँ पर एन आता है। तो ये तो शुरू में जब आपने वावल और कॉन्सोनेंट अलग अलग करके पढ़े थे, तो उस वक़्त आपने ये रूल पढ़ लिया था कि ए, ई, आई, ओ, यू से जो शुरू होते हैं उनके पीछे एन लगता है, और बाकी वालों से जो शुरू होते हैं उनके साथ ए लग जाता है। लेकिन जब आप हायर क्लासेस में आस्ता आस्ता जाते जाओगे, क्योंकि ये जो आज हम लेसन कर रहे हैं ये 6th क्लास से 10th तक के तो सिलेबस में मौजूद है, बल्कि 10th से आगे भी ये इंग्लिश ग्रामर में अक्सर ये आता रहेगा आर्टिकल का। तो इसमें आपने थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो और वास्ट करने की कोशिश करनी है। हमें सिर्फ ए, ई, आई, ओ, यू तक महदूद नहीं रहना है, कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनका हम साउंड देखते हैं। वावल साउंड से पहले एन लगता है, जैसे हम एन एप्पल, एप्पल में साउंड भी वावल की आ रही है और है भी ए है, वावल है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लिखने में वावल नहीं आता है, साउंड उसकी वावल की बन जाती है। जैसे हम कहते हैं एम ए, एन एम ए, एन एम एल ए, एन एम बी बी एस, एन और एन ऑनेस्ट। ये जो हैं, अब ऑनेस्ट में एच, एस में एम, और इसी तरह एम एल ए और एम ए में भी एम आया है, जबकि ये वावल नहीं हैं। लेकिन इनसे पहले हमने एन लगाना है, क्यों कि इनकी साउंड जो है वो वावल साउंड बन रही है। तो वावल साउंड पहचानने का एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, वो आप याद रखेंगे कि उर्दू में वही वर्ड आप लिखने की कोशिश करो। उर्दू में उसका मीनिंग नहीं, हूबहू वही वर्ड उर्दू में आप लिखने की कोशिश करो। जैसे आपने एप्पल लिखते हैं तो अल्फ ये, पे और लाम मिलकर एप्पल बनता है। और जब ये हम उर्दू में लिखा तो अल्फ से शुरू हुआ, इट मीन्स कि इसकी साउंड जो है ये वावल है। अब हम एम ए लिखने की कोशिश करते हैं उर्दू में, तो एम जब हम लिखेंगे, अल्फ ये और मीम एम बनता है, तो अल्फ से शुरू हुआ तो इसका मतलब है कि इसकी साउंड जो है वो वावल साउंड है। इसी तरह ऑनर और MBBS, ये सारे जब हम उर्दू में लिखेंगे तो ये अल्फ से शुरू होते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये वावल साउंड वाले वर्ड्स हैं। वावल साउंड की एक ही पहचान है कि जब हम उसको उर्दू में हो लिखने की कोशिश करें तो वो अल्फ से शुरू हों। इनसे पहले हमने एन लगाना है। अब ए लगेगा जो कॉन्सोनेंट साउंड वाले हों। अब कॉन्सोनेंट साउंड जो हैं ए, ई, आई, ओ, यू के बगैर बाकी वाले सारे लेटर जो हैं अल्फ़ाबेट वो कॉन्सोनेंट हैं। अब उनके पीछे तो हमने ए लगाना है, जैसे ए बुक, ए कैट, ए बैट। ये तो बहुत आसान है कि हैं भी कॉन्सोनेंट और उनकी साउंड भी, जैसे बुक में, कैट में ये साउंड भी आ रही है कॉन्सोनेंट की और आ भी रहा है कॉन्सोनेंट। तो ये तो आसान है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लिखने में वावल आता है, साउंड कॉन्सोनेंट की आती है। जैसे हम लिखते हैं
ए यूनिवर्सिटी, ए 1 रुपी नोट वगैरह वगैरह। तो जब हम इनको देखते हैं तो इनमें लिखने में यू से यूनिवर्सिटी, 1 ओ से शुरू होता है, तो ये तो वावल हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि इनको वही फार्मूला जो हम अभी सीख चुके हैं कि अगर इनको उर्दू में लिखेंगे तो ये यूनिवर्सिटी ये से शुरू होती है और 1 वा से शुरू होता है, तो इट मीन्स कि इनको हम वावल साउंड नहीं कहेंगे, ये कॉन्सोनेंट साउंड हैं। इनके पीछे वावल आने के बावजूद भी हम ए लगाएंगे क्योंकि इनकी साउंड जो है ये वावल की नहीं है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। ये फर्क आपने देखना है।